नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रियल एस्टेट के उस काले और कड़वे सच के बारे में जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी बाजार से अपने उस सपने को लेकर आम और गरीब घर खरीदार तो बहुत पहले ही बाहर हो चुका था, जो ये सोचता था कि अपने परिवार के लिए एक छोटी सी छत ले लूं जहां पर बच्चे रहें, उनकी खुशियां वहां पर बसे, बच्चे धीरे धीरे वहां बड़े हो। अब तो हालात ये हो गए हैं कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए भी अपने घर का सपना देखना ही बड़ा मुश्किल हो चुका है। मतलब घर खरीदना तो बहुत दूर की बात, सिर्फ सपना ही वो देख ले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र कुछ रोज पहले मुझसे मिले, सलाह लेने के लिए आए कि यार गुरुग्राम में एक 3 BHK फ्लैट लेना है, क्योंकि अभी जहाँ वो रह रहे हैं वो 2 BHK फ्लैट है और आने वाले समय में थोड़ा सा घर और बड़ा हो, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 3 BHK फ्लैट की जो है खोजबीन शुरू की गई। अब मजे की बात देखिए, जब वो पहुंचा तो बताया कि यार 2 करोड़ रुपए का बजट है, कैश नहीं है, बजट है, जिसमें वो EMI कुछ जो पुराना घर है उसको बेचकर 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर लेगा। लेकिन खूब तलाश करने के बावजूद 2 करोड़ रुपए में एक अच्छा फ्लैट कहीं नहीं मिल रहा। कहीं अगर कोई फ्लैट मिल रहा है तो उस तरह की सुविधाएं नहीं, यानी कि वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि गुरुग्राम, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास आखिरकार अपने घर के सपने को पूरा कैसे करेगा। वो ठीक है, सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत हर परिवार को छत उसका घर देने की बात कह रही है, लेकिन आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत भी किस तरह के घर मिलते हैं, छोटे से, मतलब कबूतर खाना ही समझ लीजिए। लेकिन खैर, एक गरीब आदमी के लिए जिसके पास घर नहीं, छत नहीं, उसके लिए वो कबूतर खाना ही एक स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन आज की भागदौड़ की जिंदगी में एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने परिवार को एक बेहतरीन सुविधाओं वाला घर दे। लेकिन मार्केट में फ्लैट्स की कीमत क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है? कम से कम 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, और बहुत सारे लोग तो अब 200 करोड़ में भी पेंट हाउस और फ्लैट खरीदने लगे। तो ऐसे में आप समझिए कि आप और हमारे जैसे लोग अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर कैसे खरीद कर दे सकते हैं। और यही एक भारी दिक्कत तमाम लोग फेस कर रहे हैं। अब तो समस्या यहाँ तक गंभीर हो गई है कि कहते थे ना मजाक में कि यार किडनी बेच दें क्या घर खरीदने के लिए। अब तो किडनी क्या, बच्चों को भी गिरवी रख दो तब भी गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में घर नहीं खरीद सकते। आखिरकार ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू? अब इसके पीछे की वजह जानिए। इसके पीछे की वजह है कि बिल्डर्स ने मार्केट से मिडिल क्लास को लगभग उठाकर पूरी तरह से बाहर कर दिया, यानी कि जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी थी वो अब लगभग 0 होती जा रही है। बिल्डर्स का कहना है कि भैया, पहले में जो अफोर्डेबल हाउस बनाता था वहां पर पहले थोड़ा बहुत कुछ बच भी जाता था, लेकिन अब के हालात ऐसे हैं कि कुछ मुनाफा ही नहीं है, और जिस प्रोजेक्ट में या जिस काम को करने में मुझे मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो मैं उसमें क्यों पढूं। तो इससे अच्छा है कि मैं लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ही चला जाऊं, कि जिस जमीन पर मैं 70 लाख से 1.5 करोड़ के घर बनाऊंगा वहीं पर मैं 2.5 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ के फ्लैट बनाकर बेच दूंगा। फ्लैट की संख्या, वहां यूनिट्स की संख्या कम होगी, लेकिन जब मैं उनको बेचने जाऊंगा तो पैसा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में जितना आएगा उससे कई गुना ज्यादा आएगा। और इसी सोच के साथ तमाम बड़े शहरों में बिल्डर्स का रुझान जो है अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ गया। खैर, इसमें बिल्डरों की भी पूरी तरह से गलती नहीं। जमीन की कीमत आप देख लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, एकड़ के हिसाब से अगर पूछना कि चाहेंगे, पहले जहां 5 करोड़ रुपए एकड़ मिल जाता था या 10 करोड़ रुपए एकड़ था, वहीं पर 50, 100 करोड़, 150 करोड़ ये कीमत हो गई है। यानी कि अगर अगल बगल में किसी किसान की जमीन महंगे दामों पर बिकी तो आप समझिए कि ऑटोमेटिकली उस पूरे इलाके में वही रेट सेट हो जाता है, फिर चाहे वजह उसके पीछे कुछ भी रही हो। अब जैसे हाल ही में DLF के प्रोजेक्ट में 200 करोड़ से ऊपर का पेंट हाउस बुक किया गया। अब आप समझिए कि वहां पर एक लेवल सेट हो गया, अब इससे नीचे तो कुछ जाएगा नहीं। इसी तरह से प्रॉपर्टी बाजार में भी यही चीजें हो रही हैं कि एक बार अगर किसी फ्लैट की या किसी जमीन की कीमत का रेट कहीं पर सेट हो गया तो आसपास भी वही भाव चलने लगता है। तो ऐसे में अब समस्या यह है कि बिल्डर कहता है कि महंगी जमीन है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं, स्टील के दाम बढ़ गए, तमाम जो
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो लगभग बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अगर मैं अफोर्डेबल हाउस बनाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं, अपनी जेब से ही डालना पड़ेगा। और व्यवहारिक बात है, कोई भी व्यापारी जो है नुकसान के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में सरकार को भी सोचना होगा, बिल्डर लोगों को भी आकर बैठना होगा और कोई ऐसा रास्ता चुनना होगा जिससे कि आने वाले समय में मिडिल क्लास जो कि पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो चुका है वो एक बार फिर से एंट्री वहां पर ले सके। वरना ना केवल ये नुकसान सिर्फ आम घर खरीदारों का होगा बल्कि रियल एस्टेट का भी होगा। रियल एस्टेट में भी तबाही और त्रासदी का दौर शुरू हो सकता है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि किसी भी मार्केट को अगर चलाता है तो वो आम आदमी चलाता है, वो मिडिल क्लास चलाता है, अपर मिडिल क्लास चलाता है। आज के डेट में आप देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा एंट्री अमीर लोगों की, एनआरआई इन्वेस्टर्स की है, या ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए जो बुकिंग करते। लेकिन क्या वो भी इतने सफिशिएंट हैं कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में वो उसको खरीद ले, या एक के बाद एक जो दूसरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं एक में एंट्री की, दूसरे में करे, तीसरे में करे, चौथे में करे? बिल्कुल नहीं हो सकता। वहां भी एक लिमिट है। अमीर आदमी की पॉकेट भी एक समय पर जाकर रुक जाती है। वो भी कहता है कि बस भाई अब मैंने 2 फ्लैट बुक कर लिया, 3 कर लिए, इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। तो जो चौथा पांचवा प्रोजेक्ट आ रहा है वहां पर बायर कहां से आएगा? तो ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों को भी सोचना होगा कि जो मुनाफिखारी के लिए या सिर्फ ये सोचकर किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री कर रहे हैं कि चलिए 1.5 साल 2 साल में जो है वहां से वो एग्जिट मार लेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। और आप अच्छे से जानते हैं पिछले अगर कुछ सालों पे नजर डालें तो बहुत सारे लोगों ने इस उम्मीद में काफी प्रोजेक्ट में एंट्री ली थी कि 1.5 साल में यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल लेंगे। और उस दौरान पर जो बिल्डर है, बिल्डर की सेल्स टीम है, या जो आपके चैनल पार्टनर हैं, उन्होंने भी अच्छे अच्छे ब्रोशर्स, अच्छे अच्छे वादे किए थे इन लोगों को। अरे सर आइए तुरंत, अभी सस्ते में मिल रहा है, आज आप एंट्री ले लीजिए, कल आप आराम से एग्जिट यहाँ से हो जाएंगे, 1.5 साल बाद आप नहीं हो पाएंगे तो हम कर लेंगे, नहीं तो हम बाय बैक कर लेंगे। इस तरह के ऑफर्स, इस तरह के वादे बहुत सारे लोगों के साथ किए गए। लेकिन जब बात हुई 1.5 साल 2 साल इंतजार करने की, घर खरीदार नहीं मिला, जब वो वापस उन्हीं ब्रोकर्स के पास या सेल्स टीम के पास जाता है कि भैया मुझे किस तरह से बाहर निकालो, तो कहते हैं कि सर मार्केट में घर खरीदार है ही नहीं, हम क्या कर लें, आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे में वो आदमी फंस जाता है, क्योंकि वो यही सोच के एंट्री लेता है कि यार 1.5 साल कह रहा है, चलो 2 साल में तो निकल ही जाएगा ना, और उसी के चलते वो पैसे का जुगाड़ करता है। क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में आप समझिए एक बड़ा अमाउंट लगता है, एक बड़ा कैश भी इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा आप जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट का खेल यहाँ पर चलता ही। तो उस पैसे का जुगाड़ करने के लिए आदमी को बैंक के पास भी जाना पड़ता है, यार दोस्त रिश्तेदारों के पास भी जाना पड़ता है, क्योंकि हर किसी की जेब में भारी भरकम लिक्विडिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, किसी ने किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रखा है। क्या लगता है आपको, क्या हर किसी की बैलेंस शीट में एक बड़ा नंबर मौजूद होगा? तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इधर उधर से जुगाड़ करके एंट्री की थी और आज बुरी तरह से फंसे हुए। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जगह यही कहकर लोगों को बोला गया कि भैया यहाँ पर हम बहुत बढ़िया प्लॉट्स काट रहे हैं। मैं गोवा की बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं गोवा में ही मौजूद हूँ। और ये कहा गया कि बहुत अच्छी लोकेशन है, एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक पर गेटेड कॉलोनी हम डेवलप कर रहे हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, साल 2 साल में देखिए आपके प्रॉपर्टी के दाम जो है दुगने तिगने हो जाएंगे। और लोगों ने उसी बहकावे में आकर वहाँ पर प्लॉट बुक कर लिया। किसी ने 50 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने 80 लाख रुपए बिल्डर को अब तक दे भी दिया है। लेकिन यकीन मानिए किसी का अभी तक बीबीए नहीं हुआ। बिल्डर को फोन किया जा रहा है, सही से जवाब नहीं मिल रहा। आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। सिर्फ लोगों को पीपीटी पर बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन में अच्छे चमकदार ब्रोशर्स में दिखा दिया जाता है कि देखिए आपको आज ऐसी लोकेशन में यहाँ है। जबकि वो तमाम जो, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गोवा में नहीं है, गोवा से सटे हुए महाराष्ट्र में, यानी कि बॉर्डर के दूसरे पार है। तो जिस व्यक्ति को गोवा के एड्रेस में इंटरेस्ट होगा, गोवा में प्रॉपर्टी लेनी होगी, जो चाहेगा कि वो गोवा में ले और आधे घंटे में बीच पर पहुंच जाए, वो दूर दराज के महाराष्ट्र के इलाके में क्यों जाएगा? क्या आपको लगता है कि किसी भी स्टेट के बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है? कुछ अगर इलाकों को छोड़ दे, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा आसपास जो बॉर्डर लगते हैं, लेकिन तमाम जो उनके इंटीरियर वाला एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहां पर कहाँ डेवलपमेंट होता है? तो ऐसे में लोग ये फंस गए। तो लगातार इस तरह से जो झूठ परोसा जाता है रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के द्वारा, और मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम लोग ऐसा करते हैं, अच्छे लोग भी है जो समय पर डिलीवरी भी दे रहे हैं और जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं,
लेकिन स्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। एक बार फिर से वापस आते हैं कि जो सिचुएशन बनी है कि एक के बाद एक लगातार प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स में कि जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो सोल्ड आउट हो रहे हैं। कौन खरीद रहा हो? दरअसल इसमें भी बिल्डर्स की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है कि मार्केट में एक माहौल खड़ा करना है, अखबारों में, न्यूज चैनल में हेडलाइंस तैयार करानी है कि फलाना प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और हाथों हाथ ही चुटकियों में वो बिक गया। ऐसे में एक फोमो क्रिएट होता है, लोगों को लगता है कि यार मैंने शायद गलती कर दी, ये तो यहाँ पर तो भीड़ लगी हुई है लोगों की, यहाँ तो तुरंत लेते लॉन्च होते के साथ ही लोगों ने प्रोजेक्ट को खरीद लिया, मैं शायद चूक गया। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें बहुत सारे लोग सिर्फ एक छोटी सी टिकट साइज एंट्री पर वहाँ पर बुकिंग करते हैं, या बहुत सारे बिल्डर के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स होते हैं जो अपने नाम पर वहाँ पर प्रोजेक्ट बुक कर लेते हैं कि ठीक है अभी बुक कर लेते हैं, थोड़ा सा बाकी किसी और को चिपका कर मुनाफा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि सभी के सभी जो है प्रोजेक्ट लॉन्च और हाथों हाथ बिक जाए। दुबई का हाल देख लीजिए, एक के बाद एक लंबी चौड़ी ऑफर्स वहाँ पर चल रही है। इसी तरह से अपने इंडिया में भी दुनिया भर की ऑफर्स चल रही है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं नहीं भाई सब बाजार एकदम चमक रहा है, बाजार में बायर्स जो है लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। अगर बायर लाइन लगा कर खड़े हुए हैं तो बिल्डर्स को इतने ऑफर्स क्यों देने पड़ रहे हैं? और इस सब के बावजूद जो महंगे होते फ्लैट्स हैं वो एक बड़ी सरदर्दी बन। तो ऐसे में तमाम लोगों को अब समझना होगा जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि वो कुछ ऐसे ऑप्शंस पर जाए जहां आम आदमी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को भी एक बार फिर से बाजार में एंट्री करने का मौका मिल सके। वरना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि किसी के पास रहने के लिए एक छत नहीं है और दूसरी तरफ कुछ लोग जो है मुनाफाखोरी यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए 3-3, 4-4 जो है फ्लैट लेकर बुक कर कर उन्हें छोड़ देते हैं। पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था जो एनसीएलटी के केस चलते हैं उसमें किन बायर्स को पहले तवज्जो मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि उन बायर्स को पहले तवज्जो मिलनी चाहिए, उनको पहले राहत मिलनी चाहिए जो एंड यूजर थे, ना कि उनको जिन्होंने इसलिए वहां पर एंट्री ली थी जो वहां पर प्रॉफिट कमाए और बाद में वहां से निकल जाए। तो दोस्तों ये है भारतीय रियल एस्टेट की वो कड़वी और काली सच्चाई जिसे कोई भी बताने से हिचकता है, वो सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी। आपका भी अगर इससे रिलेटेड कोई अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपको क्या लगता है कि मिडिल क्लास की हालत क्या है? क्या आप भी 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए जेब में लेकर मार्केट में घूम रहे हैं और आपको भी घर नहीं मिल रहा है? तो हमें अपनी कहानी ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे, सरकार के भी आँख कान जो बंद पड़े हुए हैं वो खुल सके, वो भी थोड़ा सोचे कि यार आम आदमी के लिए भी कुछ सोचो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी किसी और दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।